हिंदी भाषा में योग्यता आधारित शिक्षा विषय पर आयोजित इस सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मैं आज की हमारे रिसोर्स पर्सन श्रीमती कंचन लखनपाल जी का भी स्वागत करती हूँ। श्रीमती कंचन हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल में पिछले करीब 25 वर्षों से हिंदी अध्यापिका व एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। वे एक बहुत ही अनुभवी और प्रयत्नशील शिक्षिका हैं। प्रिय शिक्षकों, इस प्रशिक्षण सत्र का उद्देश्य है आप सभी को योग्यता आधारित शिक्षा के पहलुओं से अवगत करवाना और हिंदी विषय को पढ़ाने के तरीकों को बदलने के बारे में सोचने की स्थिति में लाना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण पद्धति में बदलाव की मांग करती है। इसी के फलस्वरूप अब शिक्षा में रटने रटाने की पद्धति का लुप्त होना अवश्यंभावी है। इसलिए हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल ने शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में जाना जाने वाला ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की खूबी ये है कि इसका नेतृत्व शिक्षकों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही कक्षा की स्थिति को भली भांति समझता है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रशिक्षण सत्र शिक्षकों का परिचय श्रेष्ठ शिक्षण रणनीतियों से करवाएगा और उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को समझने या सरल बनाने में मदद भी करेगा। तो अब बिना देर किए मैं आज की रिसोर्स पर्सन श्रीमती कंचन जी को सेशन शुरू करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं आभारी हूँ मैम आपकी कि आपने मुझे ये मंच प्रदान किया। उसके पश्चात में जितने भी बुद्धिजीवी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सभी का इस 2 दिवसीय कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपने कार्य में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी जो है उसे बांटना चाहती हूँ। ठीक है, कि आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बनाते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो दिव्यांग था। हालांकि उसे अपनी दिव्यांगता पर कोई भी मलाल नहीं था। उसके राज्य में हर कोई खुश था। लोग ईश्वर को धन्यवाद देते थे कि इतने अच्छे राजा के राज्य में हम लोगों ने जन्म लिया है। एक बार वह दिव्यांग राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था और जगह जगह पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। जहाँ ठीक है, सबसे पहले अपने शायद वो परदादा होंगे उसके, उनकी तस्वीर के आगे गया। उसके बाद उसके दादा की तस्वीर थी, उसके पिताजी की तस्वीर थी। मतलब उन एक से एक खूबसूरत तस्वीरों को देखकर वो बहुत ही मन जो है बहुत ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि इतने शूरवीर खानदान में मेरा जन्म हुआ है। और वो तस्वीर भी एक से एक खूबसूरत तस्वीर वहाँ पे टंगी हुई थी। लेकिन ये क्या हुआ, जैसे ही राजा आगे गया एक खाली जगह पे उसे एक फ्रेम सा नजर आया। उसे पता था कि यहाँ पे उसकी तस्वीर लगने वाली है। वो अपनी मृत्यु से दुखी नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। वो दुखी इस बात से था कि जब मेरी तस्वीर यहाँ पे लगेगी, पहले जो मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, पहले इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरों को देखकर जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो मेरी तस्वीर कैसी नजर आएगी उनको। राजा को बहुत चिंता हुई इस बात की। रात भर वो सोचता रहा। आखिर उसने एक तोड़ निकाल ही लिया। अगले दिन जितने भी उसके जो सदस्य थे सभा के, उनको बुलाया, मंत्रणा की। ठीक है, और अगले दिन एक अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने अपने राज्य में कि जितने भी चित्रकार हैं अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करें। राजा की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर जो है उन्हें चाहिए। सभी अपने राजा की इससे मतलब स्वभाव से तो अवगत थे। ठीक है, कि हम मतलब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा इनाम भी हमें मिलेगा। ये भी घोषणा हुई कि मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, जो कुछ मांगेंगे वो इनाम दिया जाए। ठीक है, जुट गए सारे के सारे कलाकार जितने भी थे वहाँ। एक निर्धारित दिन वहाँ पे रखा गया था कि इस दिन को सभी कलाकार अपनी अपनी पेंटिंग्स जो है वो लेके आएंगे। पूरा शहर जो था वो राजमहल से उमड़ पड़ा था। ठीक है, कि राजा की तस्वीर कैसी तस्वीर होगी उसे देखने के लिए राजा स्वयं भी बहुत उत्सुक था। एक एक करके कलाकार आते गए और राजा मायूस होता गया। उसे पसंद नहीं आई उसकी उनकी बनाई पेंटिंग्स। लेकिन अरे ये क्या, भीड़ में से एक छोटा सा बच्चा निकल के आया। तब ऐसे उम्र होगी उसकी 16-17 साल की, और उसके हाथ में एक पेंटिंग थी। सारे पेंटर्स जो थे वो उसी को देखने लग गए, जितने भी कलाकार थे वहां पे।
कि ये बच्चा क्या दिखाएगा, लेकिन ये क्या, जैसे ही उसका वो आवरण किया तो राजा की तो चेहरे की रंगत ही बदल गई, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा उस बच्चे ने क्या दिखा दिया? उस बच्चे ने देखो अपनी दक्षता से एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया। अब राजा घोड़े पर सवार है, ठीक है, वो शिकार कर रहा है, उसने अपने ये धनुष जो है वो उठाया हुआ है, कमान पे पूरा जोर लगाया है, और जब तीर चलाते हैं तो एक आंख बंद होती है। जो बंद आंख थी वो राजा की वही आंख थी जो उसकी वास्तव में थी ही नहीं। अब राजा को इस अवस्था में बैठे हुए दिखाया गया कि उसकी जो कटी हुई टांग थी वो दूसरी तरफ थी। तो ये उसने अपनी दक्षता का प्रमाण दिया। अपने अपने क्षेत्र की जानकारी हर कलाकार को थी, लेकिन उसे सबके सामने प्रदर्शित करने की जो कला थी वो उस नन्हे बालक की थी। अब यहाँ इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य क्या था? केवल मनोरंजन नहीं था। जो विषय हमारा है दक्षता आधारित शिक्षण, ये उसी से संबंधित कहानी है कि ज्ञान चाहे हम जितना भी ले लें, कि जब तक हम अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल नहीं कर लेंगे तब तक वो ज्ञान शायद निरर्थक है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्य की ओर, दक्षता आधारित हिंदी शिक्षण पर। अब इस 2 दिवसीय कार्यशाला में हम क्या सीखेंगे? दक्षता क्या है? दक्षता आधारित हिंदी शिक्षण पर चर्चा की जाएगी। दक्षता आधारित पाठ योजना के बारे में हम जानेंगे और दक्षता आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं इसकी जानकारी भी हमें मिलेगी। तो सबसे पहले आइए एक छोटी सी गतिविधि आपके लिए मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। ये 5 प्रश्न हैं आपके समक्ष। इन 5 प्रश्नों को जरा आप देखिए कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपको दक्षता आधारित लग रहे हैं। आपका समय शुरू होता है। अब जल्दी से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर जो है लिखकर प्रेषित कर सकते हैं। जल्दी जल्दी। ये तो आपको पहचान जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है अब, है ना। प्रश्न संख्या 2, छाया मत छूना कविता में सुख और दुख किसका प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। कथन से आप क्या समझते हैं? और साहस के साथ यदि विनम्रता भी हो तो बेहतर होता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तर्क दीजिए। ये तीनों ही प्रश्न जो हैं वो दक्षता पर आधारित है। बहुत ही बढ़िया। चलिए एक और छोटी सी गतिविधि है। अब ये भी तो फिर बातचीत द्वारा ही होगी क्योंकि आप टाइप तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये जो 2 चित्र आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं ये क्या दर्शा रहे हैं? 2 मिनट का समय मिलेगा आपको, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैम। हाँ जी संगीता। हाँ जी संगीता बोलिए। मैम, क्योंकि रोशनी दिख रही है मुझे, जो मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल सही। हाँ जी, सकारात्मकता मुझे झलक रही है इस चित्र को देख के। एक दूसरा जो चित्र है उसमें भी मतलब जो डार्कनेस है उसको हटा रही है वो पकड़ के, और रोशनी दिख रही है, तो मतलब सकारात्मक सोच का मैं बोल सकती हूँ। मुझे ये समझ आ रहा है इस चित्र को देख के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई और कौन बताना चाहेगा? और कौन इसमें बताना मैम चाहेगा? आशा की किरण भी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इसमें आशा का दृष्टिकोण जो है स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम पूनम मैम। और कौन बताना चाहेगा? हाँ जी मैम, दूसरे चित्र में मैम तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय। विजया मैम बहुत बढ़िया। हाँ जी रिंकू जी, आप कुछ कह रहे थे? जी मैम अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार से प्रकाश की ओर। देखो कितने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे उपस्थित हैं, है ना। तो मतलब ये जो चित्र ये जो बता रहे हैं ये, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, अंधकार चाहे कितना भी हो लेकिन जो ज्ञान है वो प्रकाश की ज्योत जला ही देता है। और बहुत इस बढ़िया सुषमा मैम। प्रकाश को फैला रखा है देखो। और दूसरे चित्र में ये पूरे आसमान को, जैसे बादलों को ये हटा रही है और अपने लिए एक नई रोशनी, मतलब नई राह खोज रही है ये नई लड़की। राह खोज रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज की जो हमारी कार्यशाला है यहाँ भी हम एक नए प्रकाश की ओर, प्रकाशमान तो हमारा जीवन है ही, हम लोग है ना, हर दिन नया कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन यहाँ भी हम किसी है ना नई प्रकाश की ओर हम लोग जाएंगे यहाँ पे। अच्छा चलिए देखते हैं दक्षता क्या है। बहुत अच्छे से हम लोग अभी पिछली स्लाइड्स में इसके ऊपर बात कर चुके हैं।
अब आप बहुत अच्छे से मुझे बता सकते हैं कि दक्षता आखिर है क्या? क्या है दक्षता? हाँ जी कंचन मैम, मैम, नमस्कार मैम। दक्षता क्या है? जी मैम। मैम दक्षता है कि किसी काम में निपुण होना। निपुण होना दक्षता है, बहुत बढ़िया। और ये सारे अपनी राह ढूंढ लेना वो दक्षता है। वो दक्षता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और दक्षता मैम, कठिनाइयों को पार करना भी दक्षता है। कठिनाइयों को पार करना भी दक्षता है। कंचे मैम, जब हम कौशल को मतलब अप्लाई कर पाते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में लेके जी, आते हैं, आप ये कहना वो चाह रहे दक्षता है। हैं? हाँ वो जी दक्षता है, जो कौशल हमारे पास है जी, ज्ञान वो मतलब दक्षता है। ज्ञान को जब चलिए देखते हैं। हाँ मैम। रटने की आदत को दूर करना दक्षता है ना? सहमत है आप इस बात से कि रटने की आदत जो है, वो रटी रटाई बात जी तो मैम। अभी हिमांशु मैम ने भी बताया कि ये जो है ये बिल्कुल अब खत्म होने वाली है, ये रटने की आदत जो है ये दक्षता है ना? यस मैम। अब जो भी शिक्षा होगी वो प्रायोगिक, मतलब है ना, प्रयोग के आधार पे होगी, वो प्रैक्टिकल होगी, वो जो भी शिक्षण होगा। अब रटी रटाई बातें या है ना कहानियों के संदर्भ, उसकी बात अब उसके समय चला गया। अब समस्या को हल करने की क्षमता को विकसित करना। अभी पीछे देखिए 2 तस्वीरें आपने देखी, ठीक है? वहां पे आपको मतलब 2 तस्वीरें दी गई थी, आप लोगों ने आपने अपने अपने विचार वहां पे प्रेषित किए, बताए, आपने एक दूसरे के साथ साझा किए, समस्या को हल किया, ठीक है? अवधारणाएं बनाई अपना, क्योंकि सबके विचार तो अलग अलग थे, ठीक है? सर्वश्रेष्ठ अभ्यास जो है वो दक्षता है, और सीखी हुई योग्यता और ज्ञान का मूल्यांकन दक्षता है। अब मुझे लग रहा है दक्षता से अब आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दक्षता आधारित शिक्षण क्या है? दक्षता आधारित, जी सर, जी मैम। हाँ जी मैम, इसमें हम व्यवहारिक ज्ञान भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान जोड़ सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान ही तो हम हो सकता है मैम हाँ जी, दक्षता में। ठीक है मैम, दक्षता आधारित शिक्षण पे आइए अब आगे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के सीखने में दक्षता सुनिश्चित करेगा। अब क्या है ये छात्रों में वे गुण विकसित किए जाएंगे जो जीवन की वास्तविक स्थितियों से निपटने में उनके सहायता करेगा। उदाहरण जैसे, अब बोलना जैसे सभी को आता है, हर कोई बोलने में सक्षम होता है, लेकिन आगे आकर बोलना या मंच पर बोलना, है ना, ये हर किसी के वश में नहीं होता है। तो जो दक्ष होगा, जो बच्चा दक्ष है, जो व्यक्ति दक्ष है, मंच पर आकर वही लोगों के मतलब जो, या कोई सभा होगी या जहाँ पे लोगों की भीड़ होगी, उसको वहाँ पे जाके वो ये मतलब बात कर सकेगा, उधर संबोधित कर पाएगा, ठीक है? छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान में वृद्धि करते हुए व्यवहारिक कौशलों का विकास करेगा। अब कैसे? जैसे हम लोग पाठ पढ़ाते हैं, मान लीजिए मैं 10वीं का ही एक पाठ लेती हूँ, जैसे बाल गोविंद भगत जी का, ठीक है? जो 10वीं को पढ़ाते हैं अध्यापक, वो इससे भली भांति अवगत हैं कि अगर हमने वो पाठ पढ़ाया तो पाठ पढ़ाना जो है वो उद्देश्य नहीं है कि पाठ मैंने पढ़ा दिया, बच्चों ने पाठ के बारे में जान लिया, उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछे, उनके उत्तर दे दिए, मेरा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे जो व्यवहारिक कौशल का जो विकास है ये कैसे होगा? जो पाठ में आया, बाल गोविंद भगत के चरित्र की जो बातें आई, उनकी दिनचर्या के बारे में आया, कितने पक्के थे वो दिनचर्या के, है ना? कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी की चीज को नहीं लेते थे। तो थोड़ी सी जो उनकी यहाँ पे गुण बताए हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर पाठ पढ़ाने के बाद वो बच्चा उन्हीं गुणों को अपने जीवन में लेके आ रहा है, व्यवहार में लेके आ रहा है, ठीक है, तो हम सफल हुए। ये दक्षता आधारित शिक्षण की विशेषता है कि जो भी वो सीख रहा है उसको व्यवहार में लेके आएगा अपने जीवन में। आगे फिर से वही बात कि रटने के स्थान पर सीखने पर बल देगा। आगे चलते हैं हम कि दक्षता आधारित शिक्षण का प्रारूप जो है वो कैसा है।
यहाँ पे पाठ्यक्रम की रूपरेखा है कि पाठ्यक्रम सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करना नहीं, बल्कि छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। अब भावी जीवन के लिए कैसे? फिर से दोबारा वही बात आ गई कि पाठ पढ़ाना जो है एक शिक्षक का लक्ष्य नहीं है। मतलब खाली पाठ ही नहीं पढ़ाना है, पाठ पढ़ाने के साथ जैसे उसमें व्याकरण कितना आ रहा है, क्या चीज़ें व्याकरण की आ रही हैं, क्या चीज़ें व्यवहार में लाने वाली आ रही हैं, उन सभी पे चर्चा की जाएगी। मतलब वो सारी चीज़ें उस पाठ्यक्रम में वो पहले से वो निर्धारित होंगी। वो ठीक है, सीखे हुए ज्ञान का बच्चा जो है वो सार्थक ढंग से उसका प्रयोग करेगा। ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा होगी। दक्षता आधारित शिक्षण का मुख्य सिद्धांत अधिगम के केंद्र बिंदु में छात्र को लाकर अध्यापक द्वारा सर्वांगीण सशक्तिकरण करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम सबकी जो भूमिका है अध्यापकों की वो बदलने वाली है। अब हम खाली अध्यापक ही नहीं है। मेरा काम भाई पाठ पढ़ा के उसकी टेस्ट लेना या एग्जाम लेना नहीं है मेरा काम जो है, ठीक है। अब यहाँ पे भूमिका में बदलाव क्या है? हम पढ़ाएंगे नहीं, हम बच्चों को, अध्यापक को बच्चों को उस योग्य बनाना है कि वो स्वयं पढ़ सके। जो भी सीखेगा वो स्वयं, मतलब जो उसको रास्ते में कोई कठिनाई आएगी उसका निवारण तो अध्यापक करेगा, लेकिन बच्चों को इस योग्य बनाना है कि वो स्वयं उस पाठ को पढ़ सके। फिर दक्षता आधारित शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य आधार बिंदु व्यवहारिक ज्ञान एवं सीखे हुए कौशलों को दैनिक जीवन में समस्याओं के समाधान के साथ जोड़ना है। ये मैं पहले भी बता चुकी कि जो भी वो सीख रहा है बच्चा, जो भी आप उसे सिखा रहे हैं, सफल कब होंगे? जब उन कौशलों को वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आएगा और मतलब उससे वो समस्याओं का हल निकाल पाएगा। हम चर्चा करेंगे अब भाषाई कौशलों पर। तो भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा मुझे? मैम पठन, वाचन, लेखन, श्रवण। पठन, वाचन, लेखन और श्रवण, बहुत बढ़िया। इसी से सभी अवगत हैं, है ना। हम मतलब कई सालों से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। दक्षता में क्या क्या आएगा? आज हम इस दक्षता को इतने अच्छे से घोल के पी लेंगे, है ना, कि कभी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद दक्षता में क्या क्या आएगा? आलोचनात्मक चिंतन आ गया, ठीक है, वैश्विक सहयोग की भावना है, संप्रेषण क्षमता है, सूचना प्रबंधन है, समस्या निदान है, व्यक्तिगत अभिवृद्धि एवं विकास है, वैश्विक एवं सांस्कृतिक नागरिकता है और रचनात्मकता एवं नवाचार। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे दक्षता के अंतर्गत आते हैं। इस बात से सहमत हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो बात करेंगे वो वर्तमान और नूतन शिक्षण पद्धति पर करेंगे। तो अभी आजकल जैसे हमारी जो वर्तमान शिक्षण पद्धति है ये कैसी पद्धति है? रॉबिन सर उत्तर देंगे आप। वर्तमान शिक्षण पद्धति कैसी पद्धति है ये? हम जो वर्तमान शिक्षण पद्धति है, अगर इस पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो जो उसमें अगर हम आरंभ काल से ही शिक्षण पद्धति को देखें, जब वैदिक समय था हमारा, उस समय में जब गुरुकुल हमारे शिक्षा और शिक्षण कार्य का प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। गुरुकुलों में जो आचार्य लोग थे वो शिक्षण कार्य करवाते थे, बच्चे सुनते थे। श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये प्रमुख शिक्षण पद्धतियां हुआ करती थी उस समय में। लेकिन अब जो है वो जैसे समय बदल रहा है तो बच्चे खुद अपने जो उनको दिया हुआ पाठ है या उनका जो पाठ्यक्रम है उसको बच्चे खुद पढ़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को चिन्हित कर रहे हैं और उसके बाद अपनी समस्याओं को लेकर कक्षा में आ रहे हैं। तो होगा क्या, अब जो पद्धति में, जो शिक्षण पद्धति में अंतर आ रहा है, अब अध्यापक को पढ़ाने की जगह पर उन समस्याओं के निदान के लिए तैयार रहना होगा। मुझे लगता है ये अंतर आ रहा है हमारी शिक्षण पद्धति में। शिक्षण पद्धति में हमने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया है और बहुत ही बढ़िया उत्तर रॉबिन, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब जैसे वर्तमान शिक्षण पद्धति का विषय वस्तु को समझने पर बल देती है, केवल प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। वर्तमान की बात हो रही है ये,
अभी जो नई शिक्षा पद्धति आ रही है ना, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब शिक्षक की जो भूमिका है एक इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की है, ठीक है। और अनुदेशन का उद्देश्य जो है वो सही एवं सीमित उत्तर, कि मैंने जितना पढ़ाया मुझे क्या चेक करना है, मुझे उतना ही उत्तर चाहिए और वैसा ही उत्तर चाहिए। अभी तक ऐसा होता था, बच्चे ने अगर ज्यादा लिखा है तो उसको हम है ना क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, अगर मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग उसने उत्तर नहीं लिखा है वहां पे हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब नई शिक्षा पद्धति जो है ये क्या है, भाषा एवं साहित्यिक विश्लेषण पर बल दे रही है, विचार विमर्श पर आधारित है, आपस में है ना, बच्चों में इस तरह से नहीं कि मैं जाके जैसे टीचर गया कोई क्लास में और जाके सीधा बोला, भाषण दिया अपना और वापस आ गया, वैसा नहीं है। अब अध्यापक और बच्चों में विचार विमर्श हो रहा है। शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में है, अब वो अनुदेशक नहीं रहा है, अब वो एक मार्गदर्शक बन गया है। अनुदेशन का उद्देश्य क्या है, विभिन्न कौशलों का विकास, और वो भी प्रश्नों के माध्यम से। क्लास में अभी रॉबिन ने बताया बहुत बढ़िया, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न बच्चे कक्षा में लेकर आ रहे हैं और वहां पे उनका निदान किया जा रहा है, जहां उन्हें मार्गदर्शक के रूप में उस समस्या का निदान उन बच्चों को दे रहा है। तो ये वर्तमान और नूतन शिक्षण पद्धति में अंतर है। अब जो हमारे साक्षरता के स्तर जो है जो निश्चित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं कि कक्षा 1 से 5वीं तक बच्चों में भाषाई समझ होनी चाहिए, 6ठी से 8वीं में भाषाई समझ के साथ साथ व्याकरणिक समझ भी होनी चाहिए, और कक्षा 9वीं से 12वीं तक भाषाई समझ के साथ साथ व्याकरणिक एवं आलोचनात्मक समझ जो है वो अनिवार्य है। अब शिक्षण अधिगम में आदर्श बदलाव कैसे लाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है सबके सामने, ठीक है। और उस चुनौती में क्या होगा कि अब छात्र जो है वो अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में, बच्चा जो है वो सेंटर में आएगा, ठीक है। और शिक्षक जो है वो केवल शिक्षक नहीं रहा। अभी ये सारी जितना हमने पीछे किया उस सबका निचोड़ है ये इस स्लाइड में, कि शिक्षक की विभिन्न भूमिकाएं होगी। वो अभिप्रेरक है, वो मार्गदर्शक है, वो आयोजक है और वो निरीक्षक भी है, ठीक है। छात्रों को तरह तरह के विकल्प हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कक्षा में छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाएगा, समय समय पर रचनात्मक आकलन का आयोजन होगा, उच्च मानसिक क्षमताओं का विकास करवाना होगा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा कि हर छात्र, ये नहीं है कि कक्षा में 2 ही बच्चे बात कर रहे हैं, हर छात्र जो है उसकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब जो हमारा कक्षा में जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, ठीक है, उसमें हमें बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। तो एक लेसन प्लान जो है आदर्श पाठ योजना आप लोगों के लिए बनाई गई है। चलिए देखते हैं। पाठ लिया है यहाँ पे नेताजी का चश्मा, ये 10वीं कक्षा का ही पाठ है। अब इसका जो अधिगम उद्देश्य है, स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी को ढूंढना। बच्चे जो है इस पाठ को पढ़ने के पश्चात है ना किन किन चीज़ों में जो है वो ये अपना मतलब मास्टरी जो उनकी हो जाएगी। पहचानना, समीक्षा करना, अनुमान लगाना, विश्लेषण के आधार पर सही निर्णय लेना, पात्रों विषय घटनाओं को समझना, तुलना करना, व्याख्या करना तथा अपनी राय व्यक्त करना। कैसे क्या कर सकते हैं इसमें? जो शिक्षण की जो मतलब ये जो गतिविधि यहाँ पे बनाई गई है, विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर निम्न विषयों पर चर्चा करने के पश्चात अपनी प्रस्तुति देने को कहें। उनको कक्षा में आपने समूहों में बांट दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या प्रस्तुति देंगे, उनसे ये प्रश्न आप लोग पूछ सकते हैं। देश अथवा देशभक्ति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? पाठ पढ़ने को दिया, ठीक है, उसके बाद समूहों में बांट दिया और फिर अलग अलग समूह से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रेम अथवा देशभक्ति को कैसे परिभाषित करेंगे? हर बच्चा जो है वो आगे आकर अपनी प्रस्तुति देगा। चारों ओर सीमाओं से घिरा भूभाग ही देश कहलाता है या इसे किसी और तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है? सोचने की बात है। हर बच्चा मतलब वो अपने समूह में बैठकर पहले इस पे चिंतन करेंगे, उसके बाद अपने विचार व्यक्त करेंगे। चौराहों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? क्योंकि ये जो पाठ है
ये भी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के ऊपर ही आधारित है। ठीक है, अब इसके जो प्रतिफल आएंगे, पठन कौशल, वाचन कौशल, सहयोग की भावना और विचार संप्रेषण। बच्चे समूह में बंटे हुए हैं तो सहयोग की भावना है, उसके बाद अपने विचार सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं तो वो विचार संप्रेषण है। पाठ को स्वयं पढ़ेंगे तो पठन कौशल का विकास होगा। ठीक है, और साथ में वाचन कौशल का। अब आप और प्रश्न भी दे सकते हैं, इसके आप और कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, है ना। ये तो मैंने अपने तरफ से ऐड किया है ये, कि क्या देश की सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम के उदाहरण होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन के कार्य द्वारा भी देश प्रेम का परिचय दे सकते हैं। क्या आप चश्मे वाले को एक सच्चा देशभक्त मानते हैं। ये तो इस पाठ की गतिविधि हुई। अब एक और यहाँ पे, अच्छा आगे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं कि कोई एक, जैसे बीच में अब आपको ये देखना है कि बच्चों ने पहले तो आपको मिल गए, उसके उत्तर मिल गए, है ना। उसके बाद आप इसको आप इम्तिहान के लिए भी तैयार कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ दे दिया, एक अनुच्छेद दे दिया और उसके ऊपर प्रश्न बनाए। हौलदार साहब को चश्मे वाले के बारे में किसने बताया। नेताजी ने, पान वाले ने, बच्चों ने, कैप्टन ने। हौलदार साहब को क्या बात कुछ समझ में आई, इधर है ये, यहाँ से लिए कुछ क्या बात समझ में आई, बच्चे सोचेंगे। ठीक है, आगे कैप्टन चश्मे वाला अपने गिने चुने फ्रेमों में से एक मूर्ति पर क्यों लगाता था। सारे मतलब सोचने वाले प्रश्न नहीं, ऐसे नहीं कि आपने वहां से पैराग्राफ उठाया और उसमें से जैसे ही वो उत्तर जो है वो डायरेक्ट वहां पे मिल रहा है, इस तरह से नहीं करना है। नेताजी की मूर्ति सुंदर लगती थी, क्यों वो मूर्ति पर चश्मे लगाता था। वह लोगों को अपने चश्मे दिखाना चाहता था, वह एक से अधिक चश्मे बेचना चाहता था। उसकी नजर में ऐसा अधूरापन देशभक्तों का अनादर करता है। इनमें से कौन सा शब्द दरकार का समानार्थी नहीं है। ये देखिए व्याकरण आ गया, आवश्यक, जरूरी, अपेक्षित, संभावित। कैप्टन नेताजी की मूर्ति से क्षमा क्यों मांगता था। नेताजी को बुरा ना लगे, नेताजी खुश हो जाएं, वह नेताजी के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता था। चश्मा उतारने की विवशता पर कैप्टन को अपराध बोध होता था। हौलदार साहब ने क्यों कहा, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। हौलदार साहब को मूर्ति पर चश्मा पहनाने का आइडिया अच्छा लगा, ये पहनाने होगा। लोगों को विभिन्न प्रेमों की जानकारी देना अच्छा लगा। लोगों को चश्मे खरीदने के लिए प्रेरित करने का आइडिया अच्छा लगा। मूर्ति और ग्राहक दोनों को चश्मा देने की विचित्र शैली के कारण ऐसा कहा। सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये दक्षता पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न आप लोग निर्माण कर सकते हैं। अब साथ में ये प्रश्नों के उत्तर आ गए। इसी तरह से अब ये कल के लिए आपको मैंने गृह कार्य दिया है। ये इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं पहले तो आप ये देखिए कि एक एक आपने ये नमूना पाठ योजना, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक पेज का आप पाठ योजना, एक पेज की आप बनाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं मतलब इनके यहाँ पे अध्यापकों के नाम भी बता दूंगी, कौन कौन अध्यापक जो है यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे कल। और एक और बात की, कल आपने 2 डिवाइस लेकर आनी है, मतलब अपने साथियों से ही अरेंज कर लेना, आप थोड़ी देर के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो एक आपके लिए गतिविधि है कि कल आपने एक नमूना पाठ योजना तैयार करनी है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने ये एक कविता ली है, छाया मत छूना, गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित। अब कविता पढ़ाने के लिए यहाँ भी विद्यार्थियों को आप समूहों में विभाजित कर सकते हैं और जब उनको कविता पढ़ने को कहें उसके बाद पहले हम चर्चा करेंगे उनसे कि कविता में उसको पढ़ के इसके मूल भाव के बारे में क्या जाना। ठीक है, हर विद्यार्थी जो है वो अपनी समझ के अनुसार उत्तर देगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो अधिगम होगा ये कौन, मतलब ये दक्षता कहेंगे उसको हम, पठन हो गया, रचनात्मकता हो गई, शब्दों को समझना हो गया। हर बच्चा अपने अनुसार उसको समझेगा और अपने भावों को अभिव्यक्त करेगा। उसके बाद हम एक गतिविधि कर सकते हैं।
जैसे बच्चों को खोज पहले कह सकते हैं हम कि कविता की भाषा कैसी, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, क्या आप यहाँ पे जो रस कविता में इस है ना, किसी भी या तो उसमें काव्यांश की बात कर लीजिए, कविता की बात कर लीजिए, क्या आप इस पे चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो बच्चे कुछ ना कुछ तो बच्चे लेकर आएंगे, बच्चे एक दूसरे से भी मोटिवेट होते हैं। अगर एक बच्चा कह रहा है दूसरा भी उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित होता है। इसके साथ निम्न प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान पर अतीत को हावी क्यों नहीं होने देना चाहिए। ये कविता से संबंधित है ये प्रश्न जो है। या मृग तृष्णा को आप कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चों को किस ओर ले जा रहे हैं कि समस्या समाधान के लिए आलोचनात्मक सोच का यहाँ पे विकास हो रहा है। आपने ये समस्या दी, बच्चा सोचेगा, बच्चा इस पर फिर अपने विचार जो है वो व्यक्त करेगा। अब आज के लिए मुझे लग रहा है हिमांशु मैम, आज के लिए शायद इतना काफी रहेगा और कल की हम बात कर लेते हैं कि कल, है ना मैम, तो कल यहाँ से या तो आप अपने नाम मुझे खुद देंगे या फिर मैं बता दूं, क्योंकि अभी हमारे पास है 4-5 मिनट हम बात कर सकते हैं। अपने आप कौन आना चाहेगा आगे? देखिए ये भी दक्षता ही है, पढ़ाते आप सभी ही अपनी अपनी कक्षाओं में, सब अपने अपने विषय में महारत हासिल लिए हुए हैं, और आगे कौन आएगा? ठीक है, फिर मैं बताती हूँ। कल जो है विकास नगर से आएंगी यहाँ पे एक तो संगीता मैम, ये आ गई हमारी 9th-10th के लिए। हीरानगर से विजना मैम, पूनम चौहान मैम। जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ जी पूनम जी मैम। और सुमन मैम, दोनों सुमन मैम, हीरानगर से भी और विकास नगर से भी। जी मैम, ठीक है, हाँ जी। और प्रेमलता मैम आप भी, ये मैंने नाम लिख लिए हैं, बनाएंगे तो ये सभी, ठीक है। अपना अपना आप पाठ योजना सभी जो है वो बनाएंगे, और चाहे तो आप इधर चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। चैनल पे पोस्ट करना जो है वो ज्यादा हमारे पास एविडेंस भी रहेगा। और कल मतलब बहुत बड़ा पाठ योजना आपने बनानी नहीं है ना, एक पेज की छोटा सा, कि किसी भी पाठ को आप लीजिए और किस तरह से आप करेंगे, चाहे तो आप कविता ले लीजिए, चाहे आप पाठ लीजिए। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू कंचन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सेशन रहा और सभी अध्यापकों ने इसका पूरा, इसकी सारा उनके फायदा ही रहा होगा। कुछ कहना चाहते हैं कोई तो कहें। मिलकर के हमें नई एजुकेशन पॉलिसी में जो भी उसने कहा है, कैसे हमें अपनी शिक्षण पद्धति को बदलना है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है, क्योंकि हम अभी तक कॉम्पिटेंसीज की बात नहीं करते थे। अभी तक हम सिर्फ चैप्टर पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं और फिर उसकी परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता है दक्षताओं पर। तो दक्षताओं पर पहले सोचते हुए कैसे पढ़ाना है और कैसे उनकी परीक्षा लेनी है, कैसे मूल्यांकन करना है, मतलब पहले दक्षता रखनी है आगे, पाठ से भी पहले, पाठ पढ़ाने से पहले दक्षता आगे रखनी है। यही थोड़ा अलग काम है, तो ये मिल करके ही हमें करना पड़ेगा। मिलकर के सभी बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, बहुत अनुभवी हमारे पास अध्यापक अध्यापिकाएं हैं हिंदी में, और इन सब की मदद से ही हम इस जो समस्या है उसका हल करेंगे। बहुत बिल्कुल सही है। ये शुरुआत है और ये अभी खत्म नहीं होगा। इस तरह से हमारा मिलना बैंड वाइज भी हो सकता है, कैंपस वाइज भी हो सकता है। हमें चर्चाएं बढ़ानी पड़ेंगी और फिर डेली इस पे काम करने पड़ेंगे। ठीक है जी, और कोई कहना चाहे तो फिर हम इसको सेशन का अंत कर सकते हैं। यस मैम, यहीं पे स्थगित करते हैं इसको।